गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है जिसमें 3 पार्ट हो गए। अब हम चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। और न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्रमांक 9 कौन सा है? देखो 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश क्रमांक कौन सा है? 9। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक तो 9 इलेक्ट्रॉन का बिंदु आवेश है, यहाँ स्थित कर लेते हैं। देखो एक तो 9 माना कि यहाँ जो बिंदु आवेश है वो कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ है वो कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। जो आवेश है वो कितना है? 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? r है। दोनों की मध्य दूरी कितनी है? r। परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। अब इसमें दिया हुआ है एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें? एक अन्य आवेश q है जिसको इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें, अर्थात हमें दूरी ज्ञात करनी है। इस आवेश से या इस आवेश से हमें उस आवेश की दूरी ज्ञात करनी है। तो q आवेश को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें? q है संतुलन में रहे। अब देखो संतुलन का मतलब कि उसको जहाँ रख दिया जाए वहीं की वहीं रहे, ऐसा नहीं हो कि कोई आवेश उसको खींच ले। तो ये कब संभव होगा? माना कि हमने उसको यहाँ कहीं रख दिया, हमें दूरी नहीं पता है, हमने अंदाजे से कहीं रखा है, तो यहाँ q आवेश को इस रेखा पर कहाँ रखा जाए कि आवेश संतुलन में रहे। ये आवेश किस में रहे? संतुलन में। आवेश संतुलन में रहने का मतलब आवेश यहाँ रखा है तो यहीं रखा रहे, ना तो इधर जाए और ना इधर जाए। वैसे देखा जाए अगर इसको संतुलन में हम नहीं रखेंगे तो ये 9 इलेक्ट्रॉन आवेश है, ये समान प्रकृति का आवेश है, इसको क्या कर देगा? ये ऋणावेश है। अब इसकी प्रकृति के बारे में तो इसमें कुछ कहा नहीं है, ना तो ऋणावेश धनावेश कुछ भी नहीं कहा है, तो प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसको या तो आकर्षित कर सकता है या कर सकता है प्रतिकर्षित, कर सकता है कि नहीं। तो कुल मिला के ये अपनी इस स्थिति पर नहीं रहेगा, संतुलन की स्थिति में। लेकिन ये कह रहा है कि वो संतुलित रहे। आवेश को कहाँ रखा जाए, वो दूरी पूछी जा रही है कि इसको कहाँ रखा जाए कि आवेश कैसा रहे? संतुलन में, अर्थात वहाँ रख दिया वहीं की वहीं रहे, ना तो इधर जाए ना इधर जाए। इस लाइन पे ना तो इधर जाए और ना इधर जाए, तो हम इसको कहेंगे संतुलन में। तो ये कब संभव है? देखो ये जो q आवेश है इस पर ये कहीं भी मूवमेंट ना करे, ना तो इधर और ना इधर। ये तभी संभव है जब इस पर लगने वाला एक बल इधर लगेगा, एक बल किधर लगेगा? इस ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? और एक बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। अब आप दोनों बलों को एक ही तरफ लगा दो तो संतुलित नहीं हो सकता, संभव है। अब एक बल तो इधर लगेगा और एक बल इधर लगेगा, तब ये संतुलित हो पाएगा। वो भी कब? जब इस तरफ लगने वाला बल और इस तरफ लगने वाले बल दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। या हम ये कह सकते हैं उन दोनों का योग क्या होगा? 0 होगा। इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? 0 होगा। वो कब होगा? जितने परमाणु का बल इधर लगेगा और उतने ही परमाणु का बल इधर लगेगा। आपको सर ये जरूरी कि ये दोनों विपरीत लगे बल, ये भी तो कह सकते हो। तो आप किसी एक डायरेक्शन में लगा दो दोनों बलों को, तो ये संतुलित नहीं रह पाएगा। इस बल को भी इधर लगाओ तो ये आवेश इधर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं आएगा? अगर आप इस बल को इधर लगाते हो तो ये आवेश इधर आ जाएगा। तो दोनों जो आवेश है दोनों तरफ बल लगेगा तभी संतुलित रहेगा। तो हमें ये फिक्स हो गया कि इस आवेश पर दोनों ओर बल लगेंगे। और वो कैसे लगेंगे? समान परमाणु के होंगे और एक दूसरे कैसे होंगे? विपरीत होंगे। तब वह आवेश वहीं की वहीं रहेगा, उस पर विस्थापित नहीं होगा, उस लाइन पर विस्थापित नहीं होगा। तो यहाँ इसका मतलब निष्कर्ष क्या आ गया कि जो q आवेश है उस पर नेट बल कितना हो जाएगा? कुल बल कितना हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों बल कैसे लग रहे हैं? विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो कुल बल क्या हो जाएगा? यहाँ 0। अब इनका नाम और दे दो। इस बल को नाम कह दो, माना कि F डैश कह लो, इसको क्या कह दो? F कह लो। अब F डैश प्लस F दोनों का योग इस पर क्या होगा? 0 होगा। हुआ कि नहीं होगा? अरे तभी तो संतुलित होगा। और ये 0 नहीं हुआ तो ये संतुलित नहीं होगा। तो F डैश प्लस F, क्योंकि दोनों कैसे हैं? विपरीत है, समान परमाणु के हैं, तो उनको क्या होना है? यहाँ दोनों का योग 0 होना है। होगा कि नहीं होगा? तभी कैसा होगा? संतुलित होगा। तो यह संतुलन की स्थिति के लिए यह हम ये कह सकते हैं q आवेश जो
Q आवेश है उस पर नेट बल क्या होना चाहिए, शून्य होगा, तभी वह संतुलन की अवस्था में होगा। तो Q आवेश पर परिणामी बल शून्य होगा, तभी आवेश Q संतुलन में होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यदि उस पर परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा, तभी आवेश किस में होगा, संतुलन में। इसका मतलब F डैश प्लस F इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया, F डैश प्लस F इक्वल 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, F डैश इक्वल माइनस F। अब देखो F डैश F दोनों बराबर हो गए। ये ऋणात्मक चिन्ह किसको व्यक्त कर रहा है, इस बल के इस विपरीत दिशा को। ये ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तभी वो संतुलित हो पाएगा। अगर हम परिमाण की बात करें, अगर यहाँ अगर किसी बल के एक बल का मान यदि अधिक होता तो क्या आवेश संतुलित रह पाता, नहीं रह पाता। जिस तरफ बल अधिक होता उसी तरफ आवेश खींचा चला जाता। तो इसका मतलब दोनों का परिमाण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और है भी। बस केवल ये ऋणात्मक चिन्ह उसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, और परिमाण कैसा है, समान है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हम इसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे। मॉडुलस वैल्यू का मतलब धनात्मक मान लेंगे, दोनों का कैसा मान लेंगे, धनात्मक। और ये भी देखा जाए कि ये दूरी पूछ रहा है, दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। यदि हमने ये ऋणात्मक चिन्ह ले लिया यहाँ, बल के लिए ऋणात्मक चिन्ह ले लिया, अगर इसको हम आगे ड्राइव करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह बना रहेगा, दूरी कैसी आ जाएगी तुम्हारी, ऋणात्मक, जो कि दूरी कभी ऋणात्मक संभव नहीं है। क्या आप ऋणात्मक दूरी तय कर सकते हो क्या, हाँ, ऋणात्मक दिशा में तय कर सकते हो। यदि आपको बिंदु फिक्स कर दिया जाए कि इसे इधर ऋणात्मक है इधर धनात्मक है, तो ऋणात्मक दिशा में आप दूरी तय कर सकते हो। जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष पर जो धनात्मक दिशा होती है उस हिसाब से आप ऋणात्मक दिशा में दूरी तय कर सकते हो, ना कि ऋणात्मक दूरी तय कर सकते हो। तो यहाँ अगर इसके परिमाण की बात करें, तब बलों का परिमाण मॉड एफ डैश इक्वल मॉड एफ, हम लगा सकते हैं, मॉड लगा के लिख सकते हैं। अब यहाँ इसकी क्या रख लो, मान रख लो। अब देखो यहाँ मान लेते हैं 9 इलेक्ट्रॉन से ये क्यू आवेश के मध्य की दूरी x है। कितनी मान लेते हैं, x। 9 इलेक्ट्रॉन से क्यू आवेश के मध्य की दूरी कितनी है, x। तो ये कितनी बच गई, r माइनस एक्स। ये कितनी बच जाएगी, अरे टोटल r है और यहाँ तक दूरी x है, तो ये कितनी हो गई, r माइनस एक्स होना चाहिए। अब x और r माइनस एक्स। अब दोनों बलों को देखो, इन दोनों के मध्य बल बराबर हमें क्या करना है, इन दोनों के मध्य बल, इन दोनों के मध्य बल बराबर इन दोनों के मध्य बल। तो यहाँ रख दो, फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2। तो यहाँ Q1 क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q। अरे कूलम नियम से के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ के आ गया Q1 Q2, Q1 की क्या है 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 क्या है Q अपॉन आर स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल। अब देखो इन दोनों आवेशों के मध्य बल 9 इलेक्ट्रॉन और Q आवेश के मध्य बल इक्वल Q आवेश तथा 4 इलेक्ट्रॉन के मध्य बल। हम यही ज्ञात करेंगे, तो इनको बराबर रख दो। यहाँ क्या लिखना है, के Q1 क्या है, यहाँ Q1 Q है और Q2 क्या है 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जहाँ क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो Q और 4 इलेक्ट्रॉन ये आवेश की मध्य दूरी होगी, तो कितनी होगी, r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब काट मार मचा दो, k से k कट गया, 9 से 9 नहीं है इधर, तो ज़्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, बचा क्या, इधर कितना कितना बचा, देखो के Q से Q गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, 9 बटे एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचा 4 बटे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बचा। अब एक बात बताओ, यहाँ वर्ग है और ये 9 है, ये 3 का वर्ग बन जाएगा और ये 2 का वर्ग बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, वर्गमूल, तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में क्या ले दो, वर्गमूल, दोनों पक्षों में
वर्गमूल लेने पर तो दोनों पक्ष में वर्गमूल लेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ कितना है 2 और यहाँ क्या बचेगा r माइनस एक्स। तो यहाँ कितना बचेगा 3/x इक्वल 2/r माइनस एक्स। अब बज्जी गुणा कर दो, इसको इधर लिख लेते हैं। इधर जाएगा तो 3r माइनस 3x, 3r माइनस 3x इक्वल, ये इधर जाएगा तो कितना हो गया 2x। अब हम x याद कर लेते हैं, तो x याद करने के लिए इसको इधर ले जाओ तो कितना हो गया ये 2x माइनस 3x है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3x प्लस के 5x हो गए, तो 5x इक्वल 3r और यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा 3/5r। ये x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन से ये कितनी दूरी पर होगा 3/5 और r, जो बीच की जितनी r दूरी है उसका कितना हिस्सा है 3/5 हिस्सा दूरी पर इसको रख दिया जाए। कहाँ से, 9 इलेक्ट्रॉन आवेश से। तो इतनी दूरी पर रख दें तो ये आवेश किस अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। संतुलन की अवस्था का मतलब ये इसकी बिल्कुल हलचल नहीं होगा, जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल मानते हैं थोड़े से क्रिटिकल हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सब नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो न्यूमेरिकलों से कभी भी मत डरना, क्योंकि यदि आप न्यूमेरिकलों से डर गए इसका मतलब आप एक कठिन कार्य से डर गए। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ध्यान रखना, अगर आपको एक बहुत बड़ी से बड़ी मंजिल प्राप्त करनी है, अपना परम लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए कहते हैं ना कि जो राह जितनी कठिन होती है, जो राह जितनी कठिन होती है मंजिल उतनी ही बड़ी होती है। यदि आप उस कठिन राह पर चलते हो तो आप उस बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नॉर्मली तो दुनिया ही चल रही है। तो उस परम लक्ष्य को, या हम ये कह सकते हैं उस बड़ी सफलता वही प्राप्त करता है जो उस कठिन राह पर चलना जानता है। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस जुड़े रहो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको प्रत्येक न्यूमेरिकल डालूंगा। हाँ, राजस्थान बोर्ड में इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये फिक्स है, लेकिन आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में IIT है, नीट है, NDA है, इंडियन नेवी है या CDS है, ये जो एग्जाम्स है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इनके लिए भी नहीं तो आपका इनसे ब्रेन ऐसे खुल जाएगा आपका कि कोई भी कंसेप्ट आएगा, मैथ का, फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट आएगा, आप उसको ईजिली कर पाओगे। यदि आप इस लाइन में भी नहीं जाना चाहते हो, अन्य कॉम्पिटेटिव लाइन में जाना चाहते हो, तो वहाँ भी आपका ब्रेन इस प्रकार से खुल जाएगा न्यूमेरिकल करने से कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो 10वां न्यूमेरिकल क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट जल्दी लो। अब 10वीं न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो 10वां क्या है, 2 Q परमाणु के बिंदु आवेश, 2 आवेश दिए हुए हैं, उनका परमाणु कितना है Q, अर्थात समान परमाणु है, समान परमाणु है। और Q प्रकृति भी कैसी है उनकी, समान दी हुई है। तो 10वां न्यूमेरिकल क्या है, देखो मैं दिया हुआ क्या है, 2 Q परमाणु के बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश हैं, परमाणु जिनका कितना है Q, परमाणु इनका कितना है Q। इसको थोड़ा सा इधर ले लो। तो बच्चों पहले मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाता था, लेकिन अब मैं स्लो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप ज़्यादा स्पीड में पढ़ाते हो। तो देखो यहाँ एक Q आवेश है, यहाँ भी क्या है Q, प्रकृति दोनों की कैसी है, समान है या नहीं है। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उनके मध्य बिंदु पर Q परमाणु का तीसरा आवेश रखा है। अब इसने दूरी फिक्स कर दी, कहाँ रखा है, मध्य बिंदु पर। तो माना कि इस टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी R मान लो, टोटल दूरी कितनी है R। अब इसके R/2 दूरी पर, यहाँ से भी R/2 और यहाँ से भी क्या ले लूँ R/2, आधी दूरी पर क्या है, कोई Q परमाणु का आवेश रखा है। अब इसका परमाणु साथ ज्ञात करवा रहा होगा, क्या ज्ञात करवा रहा है, देखो तीसरा आवेश रखा है, इसका मान एवं प्रकृति क्या हो
तो इस आवेश का परिमाण ही ज्ञात करवा रहा है और इसकी प्रकृति भी ज्ञात करवा रहा है। अब यहाँ प्रकृति ज्ञात करवा रहा है, इसका मतलब हमने पहले न्यूमेरिकल हमने मोड लगा करके उसके ऋणात्मक चिन्ह को हटा दिया था, लेकिन यहाँ मत हटाना, क्योंकि यहाँ हमें प्रकृति ज्ञात करनी है। तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा या धनात्मक आएगा, हम उससे ही डिफाइन कर पाएंगे कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो हमें स्थिति के हिसाब से चलना होता है कि हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है। तो Q परिमाण का तीसरा आवेश रखा है, इसका मान एवं प्रकृति क्या होगी, निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। ये कह रहा है निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। इससे जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में कह रहा था कि आवेश संतुलन में रहे। आवेश संतुलन से मतलब ये हो गया कि उसके मध्य, उन दोनों आवेशों के मध्य जो तीसरा आवेश रखा था वो हलचल नहीं हो, अर्थात तो वहाँ जहाँ रखा था वहाँ की वहीं रहे, न तो इस साइड वाला आवेश उसको आकर्षित कर पाए ना इस साइड वाला। तो कोई भी अगर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं वो समान परिमाण का लगा रहे हैं तो आवेश वहीं की वहीं रहे। तो वहाँ तो आवेश संतुलन में था, यहाँ कह रहा है संपूर्ण निकाय संतुलन में। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन पूरे उसको डायग्राम को चेंज कर रहा है। संपूर्ण निकाय क्या है, संतुलन अवस्था में। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आवेश जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा, हलचल नहीं करेगा। वो कब नहीं करेगा, जब सभी पर एक दूसरे द्वारा समान बल कार्य करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, कि सभी पर बल कैसा कार्य करेगा, एक समान, एक दूसरे द्वारा लगाया बल कैसा होगा, समान होगा। तब वहाँ वो सभी आवेश कैसे होंगे, संतुलित अवस्था में होंगे सभी, मतलब कोई हलचल नहीं करेंगे। तो अब देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ये कंडीशन दे रहा है कि ये कितनी दूरी पर है, r/2, ये भी कितनी दूरी है, r/2, आधी दूरी ये, आधी दूरी ये है। अब ये कह रहा है कि एकदम मध्य में रखा है, इसका मतलब हमने एक चीज़ तो फिक्स कर ली कि इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल और इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल समान है, क्योंकि दूरी कैसी है, समान है। इन दोनों का परिमाण कैसा है, समान है या नहीं है। अरे इन दोनों का परिमाण कैसा है, समान। दूरी कैसी है, समान। इसका मतलब इस कैपिटल Q द्वारा इस पर लगने वाला बल, इस कैपिटल Q द्वारा इस पर लगने वाला बल कैसा है, समान परिमाण का है। इसका मतलब यहाँ तो संतुलित है, हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है। लेकिन हमें अब चेक क्या करना है, हम किसी इससे एक आवेश को ले लेते हैं या इस आवेश को ले लो, अरे किसी को भी ले लो। इधर मैं डेरिवेशन कर दूंगा तो इस वाले को ले लेते हैं। तो इसके देखो, इससे ये जो Q आवेश है इस पर इसके द्वारा बल लग रहा होगा और इसके द्वारा बल कार्य कर रहा होगा। अब एक बात बताओ, इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल यदि दोनों कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं और कैसे हो जाएं, एक दूसरे के कैसे हो जाएं, विपरीत हो, तब ये आवेश हलचल करेगा क्या, नहीं करेगा। अब जितनी दूरी पर ये है, अब वही कंडीशन अगर यहाँ अप्लाई करें तो सेम स्थिति होगी। तो हम किसी एक आवेश को या तो इसको ले लो या इसको ले लो, क्योंकि हमें बीच वाले आवेश का पता है कि संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि दूरी कैसी है, बराबर है, और परिमाण इनका कैसा है, बराबर है। तो मध्य वाला आवेश संतुलन की कंडीशन में है, लेकिन इसके जो किनारे वाले आवेश हैं, कॉर्नर वाले हैं, उनको हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये संतुलन में है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, देखो Q1 आवेश द्वारा इस पर बल माना कि आप क्या इसका नाम दोगे, F क्या दोगे, F1 या F2 कह लें, क्या कहें, या F' कहोगे, चलो इसको कह लेते हैं F' कह लो। तो ये क्या हो गया, माना कि Q1 द्वारा क्या हो गया, F'। यदि Q आवेश इस पर इधर ही बल लगाएगा तो फिर ये क्या होगा, और उधर भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका मतलब इसको अब विपरीत बल लगाना चाहिए। या आप ये कह लो कि ये समान प्रकृति के पहले दिए हुए हैं, ये समान प्रकृति के पहले दिए हुए हैं। अब तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ जो F' बल है वो किसके द्वारा लगाया गया है, कैपिटल Q आवेश द्वारा, क्योंकि ये सही स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं। तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो F' किसके द्वारा लगाया गया है, Q आवेश द्वारा। अब ये जो Q आवेश है, अब ये फिक्स हो गया कि ये इसको आकर्षित ही करेगा, फिक्स हो गया कि नहीं। क्योंकि यदि ये इसको प्रतिकर्षित करने लग जाए तो क्या ये आवेश यहीं रहेगा, क्या संतुलन में रहेगा निकाय, नहीं रह पाएगा। ये आवेश यहाँ से आगे प्रतिकर्षित होगा, तो इसका मतलब इस आवेश को वहीं की वहीं रहना है। तो ये आवेश इसको क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा। तो इसको इसकी जो बल लगेगा वो क्या होगा, आकर्षणात्मक प्रकृति का, इसको आप किसी व्यक्त कर दो F से। तो जहाँ जो F है वो स्मॉल Q द्वारा लगाया गया आवेश है, F' है वो कैपिटल Q द्वारा लगाया गया आवेश है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं।
अब हम बिंदु इस आवेश पर, क्यू आवेश पर, इसको आप कोई नाम दे दो, ए बी सी, या क्रमिक से, क्रम से दे दो इसको ओ कह दो। तो ए बी और ओ, और ए बिंदु पर उपस्थित कैपिटल क्यू आवेश पर दो बल हो गए एफ डैश और एफ। अब ये दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ नेट बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो एफ इक्वल एफ डैश होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो निकाय के, संपूर्ण निकाय की संतुलन अवस्था के लिए, संपूर्ण निकाय की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक है कि संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक है कि एफ डैश प्लस एफ इक्वल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं। अरे सेम कंडीशन है, वहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, लेकिन वहाँ बीच वाले आवेश के लिए किया था, हम यहाँ कॉर्नर वाले आवेश के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एफ को इधर ही रखा रहने दो, इक्वल माइनस एफ डैश। अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह को नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आवेश की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो वहाँ ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ मोड हम नहीं लेंगे, धनात्मक वैल्यू नहीं लेंगे, स्थिति के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। अब देखो एफ यहाँ क्या है, एफ डैश क्या था, इसे क्यू द्वारा लगाया गया, इस पर क्या था, बल था। तो एफ डैश के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल। तो कैपिटल की होगी, तो के Q1 Q2, यहाँ Q1 Q2 की क्या आ जाएगा, इस Q द्वारा इस पर लगाया गया बल है, तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, उनके मध्य की दूरी, तो ये वाली R स्क्वायर हो जाएगी यहाँ से वहाँ तक की दूरी, तो कितनी हो गई, R स्क्वायर इक्वल माइनस एफ डैश। अब एफ डैश क्या है, अरे ये एफ कौन सा है, अरे ये एफ ये वाला बल है, तो ये इसके द्वारा लग रहा है, और ये एफ डैश किसके द्वारा लग रहा है, इस आवेश के द्वारा। तो इसको चेंज कर दो, इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। ये वाला तो कहाँ रखा जाएगा, इस पक्ष में रखा जाएगा, और इस पक्ष में उसके द्वारा रखा जाएगा। तो इसको सेम कॉपी कर देता हूँ मैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको यहाँ से मिटाओ। ये इसके द्वारा, एफ डैश किसके द्वारा, इस क्यू आवेश द्वारा। अरे कैपिटल क्यू आवेश द्वारा ही तो एफ डैश है प्रतिकर्षण वाला बल, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऋणात्मक चिन्ह तो यहाँ क्या लगा दो, ऋणात्मक चिन्ह। अब एफ की बात कर लो, तो एफ क्या है, इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल है, तो के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, इन दोनों आवेशों के मध्य की बात कर रहे हैं हम, अपॉन R स्क्वायर। उन्हीं दोनों आवेशों की मध्य दूरी कितनी है, R/2, तो कितना हो जाएगा, R/2 का वर्ग, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी क्या हो गया, वर्ग। अब इसको क्या करना है, हमें केवल सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। देखो के से के गायब हो गया, एक क्यू से एक क्यू गायब हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, R²/4, 4 को कहाँ पहुँचा दो, ऊपर, तो क्या बचा 4, मैं 4 को ऊपर पहुँचा रहा हूँ, तो 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कट गया अपॉन R² यूकल कितना आ गया, माइनस क्यू से क्यू कटी गया, एक क्यू बचा यहाँ, क्यू अपॉन R², ये तो बचा। R² से R² फरार हो गया। अब क्या बचा, स्मॉल क्यू यूकल कितना हो गया, इससे ये कट गया, इसको नीचे भेज दो, माइनस Q/4, माइनस Q/4। हमें क्या ज्ञात करना था, जो हमने बीच में आवेश रखा है, हमें क्या ज्ञात करना था, हमने जो बीच में आवेश रखा है उसका परिमाण ज्ञात करना था और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी थी। ये दोनों ही काम करने थे हमें। तो देखो Q का परिमाण भी हमारे पास आ गया है, Q/4, अर्थात जो आवेश उसके कॉर्नरों पर रखे हैं, किनारों पर जो आवेश रखे हुए हैं, जो दिए हुए आवेश हैं, उनका चौथाई हिस्सा है।
जो हमने बीच में आवेश रखा है उसका परिमाण कितना है, जो किनारे पर हमें जो आवेश दिया हुआ है, क्यू परिमाण का आवेश दिया हुआ है, कैपिटल क्यू परिमाण का जो आवेश दिया हुआ है उसका चौथा हिस्सा ये है, स्मॉल क्यू जो हमने बीच में रखा है। समझ में आ गया कि नहीं। अब बात आती प्रकृति की। प्रकृति क्या है, तो यहाँ देखो ऋणात्मक चिन्ह आया है, अतः बीच में रखा गया आवेश कैसा है, ऋणावेश है। कैसा है, ऋणावेश। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम नेक्स्ट